अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट की जो टेक्स्ट का हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके ऊपर मेरी अब जो नेक्स्ट वीडियो है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम इंतहाई अहम पॉइंट्स को उठाएंगे और आपके सामने रखेंगे। उम्मीद है फिर आपको समझ आएगी कि मोहसिन हामिद ने इन वर्ड्स का इस्तेमाल क्यों किया है। तो मैं वक्त ज़ाया किए बगैर आगे हम चलते हैं। जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो हमने ख़त्म की थी, व्हाट डिड आई थिंक ऑफ प्रिंसटन। वेल द आंसर टू दैट क्वेश्चन रिक्वायर्स अ स्टोरी। तो यहाँ से मैं आपको लेके आगे चलता हूँ, तो आपको समझाता हूँ कि आगे टेक्स्ट के अंदर उसने कौन कौन से वर्ड्स पर्टिकुलरली इस्तेमाल किए हैं, और वो जो अमेरिकन सोसाइटी है उसके ऊपर जब ये नावल लिख रहा था तो उसने ये वर्ड्स क्यों इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर हम आज फोकस करेंगे। जी हम चलते हैं कि व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड आई लुक्ड अराउंड मी एट गोथिक बिल्डिंग्स। अब ये जो वर्ड गोथिक बिल्डिंग्स है इसके ऊपर ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये गोथिक का जो कंसेप्ट है ये स्टूडेंट्स के अंदर कैसे आता है। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये गोथिक बिल्डिंग्स का एक स्टाइल है। अच्छा, अब गोथिक का अगर ये बिल्डिंग्स हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रिमिटिव पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ तकरीबन 4-5 सदी ईस्वी की, या इस तरह का एक जो कल्चर हमारे सामने आता है। तो मैं ज़रा आपको लिटरल मीनिंग के ऊपर इसको ले जाता हूँ कि गोथिक का बेसिक मीनिंग क्या है। तो ये आपको दिखा देते हैं कि गोथिक का मीनिंग, ये थोड़ा सा आपको ये स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। अ र्यूड और बारबैरिक पर्सन, ये इसका जो लिटरल एक गोथ का मतलब है। र्यूड और बारबैरिक मीन के प्रिमिटिव टाइप कोई एलिमेंट है जो इसको हम लेके चलते हैं। और अब जो गोथिक बिल्डिंग है तो ये आपके सामने आ गया। तो अब हम दोबारा अपने उस कंटेंट पे चलते हैं जो हमारा कंटेंट है जी। ये देखिएगा जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे थे हम, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे दोबारा मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। When I first arrived, I looked around me at a Gothic buildings. Younger, I later learned that many of the mosques of this city but made through acid treatment and ingenious masonry to look older. ये जो डियर स्टूडेंट्स है ना, ये पॉइंट इसके ऊपर अब हमने बात करनी है कि ये जो वर्ड उसने इस्तेमाल किया है, ये इसने यहाँ पे ऐसा वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, तो ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसके ऊपर हमारे पास एक आर्टिकल है, ये मैं आपके सामने थोड़ा आर्टिकल का जो रेफरेंस है वो भी दे दूँ, ताकि अगर आपको पढ़ना हो तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। और जो इसका ज़ाहिर है उसका ये क्रेडिट है लिखने वाले का, उसको भी वो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट इसने बड़े ही अच्छे अंदाज में इसने यहाँ पे बयान किया है। तो मैं आपको ये पॉइंट इसका सामने रख के देता हूँ आपको, ताकि समझ आए कि ये जो वर्ड उसने यूज़ किया है ये क्यों किया है। ये आपके सामने आ जाता है जी। पॉइंट यहाँ से किधर गया, मिस हुआ। अच्छा जी, ये सामने हमारे आ गया। ये यहाँ पे लिख रहा है कि गोथिक बिल्डिंग्स ऑफ द कैंपस हैड इंस्पायर्ड हिम एंड ही हैड बीन एव्ड। यानी आपने अब ये समझना है कि गोथिक मीन एक पुरानी जो 4th और 5th सेंचुरीज़ की जो बिल्डिंग्स हैं, या इसको फिर आगे इसको रिन्यू थोड़ा सा किया गया, फिर 14 और 15 सेंचुरी के अंदर इसको फिर रिवाइव किया गया इस कल्चर को। तो जो मैंने आपको उसकी बिल्डिंग्स की जो पिक्चर्स दिखाई, तो इससे आपका कंसेप्ट आप समझ आ गई होगी कि गोथिक बिल्डिंग्स बेसिकली क्या होती हैं। तो गोथिक बिल्डिंग्स ऑफ द कैंपस हैड इंस्पायर्ड हिम एंड ही हैड एव्ड बाय द नॉलेज दैट they were younger than many of the mosques in the city but had been made to look older। यानी जो वहाँ पे मसाजिद थी, वहाँ पे उसी प्रिंसटन के अंदर, उस शहर के अंदर जो मसाजिद थी वो उससे कहीं ज़्यादा पुरानी थी, लेकिन जो बिल्डिंग्स थी उन बिल्डिंग्स को
उन्होंने ऐसा यानी उनको बनाया उन्होंने, हो सकता है 1 साल पहले बनाया हो, लेकिन जो मसाजिद होंगी वहाँ पे वो हो सकता है 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल पहले की वहाँ पे बनी हुई होंगी। लेकिन जो बिल्डिंग्स थी वो 1 साल 2 साल जो है ना उनकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई, लेकिन उनको इस तरीके से उनको बनाया गया था कि वो उन मसाजिद से कहीं ज़्यादा ओल्ड जो है ना वो दिखती थी, कि उनको वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। जैसे कोई उसको मेजेस्टिक इसके जिसकी जितनी कोई पुरानी यानी एंटीक आप समझ जाएगा कि इसकी जो हिस्ट्री है, ये इसकी जो पीछे से इसकी एक स्टोरी जो आ रही है वो कहीं ज़्यादा पुरानी है। तो उसने इसको चीज़ को हाईलाइट किया है कि बट हैड बीन मेड टू लुक ओल्डर थ्रू ट्रीटमेंट, थ्रू एसिड ट्रीटमेंट एंड इंजीनियस स्टोन मैसनरी। अब ये जो एसिड ट्रीटमेंट है ना, ये थोड़ा सा मैं आपको फोकस बता दूं कि ये एसिड ट्रीटमेंट का वर्ड उसने क्यों लिया है और इंजीनियस स्टोन मैसनरी क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको, मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है, मैं आपको इसके ऊपर लेके चलता हूँ, ये चीज़ें आप देखिएगा। अब ये देखें जी, ये आपके सामने एक वीडियो है, एक बड़ी अच्छी ये विंटेज स्टोन वर्क्स की है। अगर आप इसको देखना चाहें इसको तो आप इसको आराम से इसको देख भी सकते हैं। अच्छा, ये मैं अभी आपके सामने चला इसको रिव्यू करता हूँ। ये देखिए ज़रा, ये इसको रिव्यू करूँगा। ये देखिए, ये इसको ओल्डर क्रिएट किया गया है, यानी ये लुक ओल्डर लग रही हैं लेकिन इनको क्रिएट किया गया ओल्डर। तो ये दोबारा अगर आप ये देखिए, यहाँ पे आप सारी ग्रीनरी है, बाग है, लेकिन ये उसको पत्थरों को तराश कर उनको ऐसा उसके ऊपर कंधा किया गया, यानी ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर ज़माने के जो असरात हैं इसके ऊपर, उसकी वजह से ये इसके ऊपर जैसे रफ से हो रहे हैं, या इरोजन का एक एलिमेंट इसके ऊपर है। तो ये देखें, ये इसको ऐसे कर रहा है इससे ना। तो अब ये देखें, इसकी पीछे बिल्डिंग बिल्कुल न्यू है और इसके ऊपर ये पत्थर लगा के इसको ये चीज़ की गई है। अच्छा, अब ये जो एसिड ट्रीटमेंट है, अब ये तो आपके सामने आ गया कि जो स्टोन मैसनरी है ये आपके सामने अब चीज़ आ गई। लेकिन अब मैं आपको ले जाता हूँ कि एसिड ट्रीटमेंट बेसिकली क्या है। ये मैंने इसके ऊपर देखा इसको, तो ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ कि एसिड ट्रीटमेंट के मेंटेन केमिकल रेजिस्टेंस एसिड ब्रिक्स लाइनिंग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, यानी इसके अंदर कुछ ऐसा एक तेज़ाब का जो एक एलिमेंट इसके अंदर शामिल किया जाता है कि वो उसके ऊपर जो क्रोजन का जो एक यानी होता है उसके ऊपर असरात वो कम हो जाते हैं। कट डाउन टाइम फॉर एसिड ब्रिक्स एंड एसिड टाइल रीग्राउटिंग एंड रिपेयर। तो इसको ये एक चीज़ है जो इसके साथ की जाती है। तो अब आपके समझ आ रही होगी कि अगर ये एसिड ट्रीटमेंट है तो ये एसिड ट्रीटमेंट इसको क्यों कहते हैं। ये तो आपको मैं दोबारा इसी आर्टिकल के ऊपर लेके चलता हूँ, ये आप देखिए ज़रा। अच्छा जी, अब दिस इज़ दी, अब दोबारा मैं आपको ये पढ़ाता हूँ कि द गोथिक बिल्डिंग्स ऑफ द कैंपस हैड इंस्पायर्ड हिम एंड ही हैड बीन awed by the knowledge that they were younger than many of the mosques in the city but had been made to look older through acid treatment and ingenious stone मैसनरी। अब जो इंजीनियस है, इंजीनियस स्टोन मैसनरी यानी एक ऐसी जो इसकी इसका जो एक फ़न तामीर है वो जो है ना इस तरीके से उसको क्रिएट किया गया कि वो ओल्डर लगे। एंड दिस स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट हिंट इन द टेक्स्ट अबाउट द आइडिया ऑफ अमेरिका बीइंग हाइपर रियलिटी। अब ये देखिए ज़रा इसने क्या पॉइंट उठाया है यहाँ से, यानी हाइपर रियलिटी का जो पॉइंट है ये इसने उठाया यहाँ पे। अब देखिए कि हाइपर रियलिटी क्या है। दिस स्टेटमेंट इज़ द फर्स्ट हिंट इन द टेक्स्ट अबाउट द आइडिया ऑफ अमेरिका बीइंग ए हाइपर रियलिटी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरी। हाइपर रियलिटी इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस टू डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम अ सिमुलेशन ऑफ रियलिटी, यानी रियलिटी को और जो एक न्यू एक सेल्फ क्रिएटेड या फिक्शनल एलिमेंट है उसको मिला के ऐसा कुछ क्रिएट किया गया एलिमेंट जिससे अगर आप कॉन्शियसली उसको भी देखें तो इसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे कि असली कौन सी चीज़ है और इसके अंदर जो आर्टिफिशियलिटी का एलिमेंट है वो क्या है। तो स्पेशली इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांस पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज इट इज़ सीन एज condition in which the real and the fictions are seamlessly blended together so that there is no clear distinction between where one ends and the other begins। अब ये पॉइंट जो डियर स्टूडेंट्स है ये इसने उठाया यहाँ से। अब हम दोबारा अपने चलते हैं अपने रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के इस पॉइंट के ऊपर।
अब आपको समझ आ रही होगी कि ये जो बात ये कर रहा है ये इसने क्यों की है। अब राइटर है, उसने गोथिक बिल्डिंग्स का कंसेप्ट दिया, फिर इंजीनियस स्टोन मैसनरी का एक वर्ड इसने यूज़ किया, और जो एसिड ट्रीटमेंट ये करके वो असल आप समझ आ रही होगी आपको कि जो एक सोसाइटी है अमेरिकन सोसाइटी, उसके ऊपर इसकी एक जो क्रिटिसिज्म है या उसके ऊपर वो है वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से आगे लेके चलते हैं, यानी व्हाट डिड आई, आगे इसके ऊपर This is a dream come true. Princeton inspired in me the feeling that my life was a film in which I was the star and everything was possible. I have access to this beautiful campus. I thought to professors who are titans in their fields and fellow students who are philosophical kings in the making. I must admit, overly generous in my initial assumption. अब थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे ये अपने पॉइंट के को, यानी कि जो एक पॉजिटिविटी है, उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी ड्रीम्स हैं, पहले वो शेयर करता है, और जब उसके सामने वो सारा ड्रीम ओपन होता है, वो रियलिटी की तरफ जाता है, तो रियलिटी उसको क्या चीज़ दिखती है उसके अंदर, हाइपर रियलिटी का एलिमेंट उसके अंदर आता है कि जो मेरे अंदर एक ड्रीम था इसका, इस प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का और ये जो सोसाइटी का, वो ड्रीम जो है ना, वो उसको ऐसे लगता है जैसे, यानी इसकी जो लाइंस हैं इससे लगता है कि जैसे उसको कुछ सेटबैक हुआ है कि जब उसको ड्रीम्स केम इनटू रियलिटी, तो फिर वो जो या ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी, तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे जो है ना वो एक झटका सा लगा कि यार इसके अंदर और उसके मेरे ड्रीम में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो ये किस तरीके से देखिएगा कि वो उसने जो एसिड ट्रीटमेंट और इंजीनियस स्टोन मैसनरी का इस्तेमाल करके अब हमसे उसका अपना ड्रीम शेयर कर रहा है, और ड्रीम के ऊपर जाकर दोबारा फिर अपने उस प्रेजेंट या रियलिटी की तरफ जाएगा, तो किस तरीके से ये वर्ड्स के इस्तेमाल करके रीडर की अटेंशन उस तरफ लेके जाना चाह रहा है। I must admit, overly generous in my initial assumptions about the standard of the students' body. They were almost all intelligent and many were brilliant, but अब ये देखिए but का इस्तेमाल इसने यहाँ पे किया, but where I was one of the only two Pakistanis my entering class, two from a population of over 100 million souls, mind you, the Americans faced much less daunting odds in the selection process. 1,000 of yours compatriots were enrolled, 500 times as many, even though your country's population was once only twice of that of mine. As a result यानी आपकी जो कंट्री है वहाँ से 500 बंदों को लिया गया, और जो मेरा जो मुल्क था वो आपकी आबादी से तकरीबन आधा था, लेकिन यहाँ से 2 बंदों को लिया गया. As a result, the non-Americans among us tended on the average to be better than the Americans, and in my case, I reached my senior year without having received a single B. अब आप देख लीजिए कि मैंने जो है ना वो अपनी तालीमी कैरियर के अंदर बी जो यानी ABC जिस तरह एक कैटेगरी होती है ना, यानी मैंने A ग्रेड लिया या B ग्रेड लिया, C लिया, तो वो कहता है कि इन माई केस आई रीच माई सीनियर ईयर्स विदाउट हैविंग रिसीव्ड, मैंने एक सेमेस्टर के अंदर भी मैंने कोई पॉइंट अपना B जो है ना वो नहीं लिया, यानी वो अपनी इंटेलिजेंस और एफिशिएंसी यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है. लुकिंग बैक नाउ आई सी द पावर ऑफ दैट सिस्टम, pragmatic and effective like so much else in America. Pragmatic मतलब होता है logical and effective like so much else in America. We international students were sourced from around the globe, sifted not only by the well-honed centralized test by the, अब ये यहाँ से ये बताएगा कि मैं जो स्कॉलरशिप के ऊपर आया हूँ या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था वो कितना सख्त था और किस तरीके से हम लोगों को वहाँ से चुना गया और वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लाया गया. तो वो जो स्कॉलरशिप का एक वर्ड है, और स्कॉलरशिप के आगे चल के आपको समझ आएगी कि इंटरव्यू के दौरान जब उसको कहते हैं कि इट मीन्स यू विल बी ऑन स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप की अब ये जो रियलिटी है ना, इसको बताने के लिए ये पीछे से एक ग्राउंड सेट कर रहा है कि अगर हम स्कॉलरशिप के ऊपर मुझे वहाँ पे पढ़ने का मौका दिया गया है, तो
इसके पीछे जो हमारी जो एक एबिलिटी यानी थी, या उसको ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं किया, सिंपल प्रोसेस के जरिए हमें स्कॉलरशिप दिया गया, बल्कि अब ये पूरी जो स्क्रूटनी का एक एलिमेंट है ना उनका पूरे स्टैंडर्ड का, कि कैसे उस स्टैंडर्ड यानी उस के ऊपर से हम पूरे उतरे और उसके उन टेस्ट और इंटरव्यूज़ और के अंदर से गुजर कर हम लोग इस स्कॉलरशिप तक पहुँचे। तो ये वो बताना अब चाह रहा है, क्योंकि आगे चल के उसने इसको थोड़ा सा इसको डिस्क्लोज करना है आगे चीज़ों को। लुक बैक नाउ आई सी द पावर ऑफ हो गया यहाँ पे। वी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वर सोर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, सिफ्टेड नॉट ओनली by the well-honed standardized test, but by the painstakingly customized evaluations, interviews, essays, recommendations, until the best and the brightest of us had been identified। ये चीज़ डियर स्टूडेंट्स आप अपने ज़हन में रखनी है, आगे चल के आपको समझ आएगी इसकी। आई माई सेल्फ, ये देखो ना आई लगा के उसने साथ ही माई सेल्फ लगाया, इट मीन्स कि ये इसके ऊपर एक फोकस यानी स्ट्रेस दे रहा है इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे ही सब्जेक्ट के बाद फौरी तौर पे लगता है तो इसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन का नाम देते हैं, यानी इसके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाह रहा है। आई माई सेल्फ हैड अमंग द टॉप एग्जाम रिजल्ट्स इन पाकिस्तान एंड वाज बिसाइड्स अ सॉकर प्लेयर गुड एनफ टू compete on the varsity team, which I did until I damaged my knee in my sophomore year. Students like me were given visas and scholarships, complete financial aid, mind you, and invited into the ranks of the meritocracy। ये बात ज़हन में रखिएगा। In return, we were expected to contribute our talents to your society and the society we were joining। यानी हमारे ज़हन के अंदर बिल्कुल ये पॉजिटिविटी थी कि क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर यही था कि हम इस सोसाइटी को जो अपना टैलेंट है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड फॉर द मोस्ट पार्ट वी वर हैप्पी टू डू सो, आई सर्टनली वाज एट लीस्ट एट फर्स्ट। ये दो वर्ड्स हैं, इसका मतलब ये है ना, आई सर्टनली वाज का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे पास्ट की बात की है, और फिर कहता है एट लीस्ट एट फर्स्ट, कम अज़ कम पहला। इट मीन्स कि ये जो पास्ट में गया है अब प्रेजेंट में जब उसको लेके जाएगा तो उसकी रियलिटी एक हाइपर रियलिटी की तरफ बात जाएगी। बड़े ही जो है ना वो खूबसूरत तरीके से ये ना एक पूरे जो है ना एक वर्ड्स को, जिस तरह एक पूरे जो राइटर होता है ना डियर स्टूडेंट्स, उसके जहन के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अचीव करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो ये सारी चीज़ें पहले ग्राउंड सेट करके लाता है। तो आप यही समझिए कि ये ग्राउंड सेट कर रहा है रीडर के अंदर, ताकि उसको जो है ना वो समझ आए कि वो किस तरीके से, जब आप खुद अगर एज ए राइटर कोई कंटेंट लिखना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप मोल्ड करते हैं, यानी आप अपने ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए एक पूरा पीछे से नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो ये बिल्कुल देख लीजिए, ये जो वर्ड आखिरी लाइन है आई सर्टनली वाज एट फर्स्ट, ये ऐसी लाइन है जो आगे आने वाले जो कंटेंट है उसको ये जो है ना वो एक्सपोज करेगी और ये सारी चीज़ों को हमारे सामने लाएगी। तो क्योंकि हमारी वीडियो ज़रा बड़ी हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स आप इसको अपने जहन में रखिए, और ये आगे हमें नावल को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं एंड करना चाहूँगा, उम्मीद है आपको ये समझ आएगी। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए ये इंतहाई अहम चीज़ है। जो आज की हमारी वीडियो है, सेशन है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।